नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागम। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए, इसको स्वायत्त विषय का रूप देने के लिए विभिन्न विद्वानों ने प्रयत्न करना शुरू किया और इसी के चलते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अनेक ऐसे सिद्धांतों का उदय हुआ, ऐसे उपागम अस्तित्व में आए जिसके आधार पर इस विषय का विवेचन विश्लेषण किया जाने लगा। तो सबसे पहले हम जब अध्ययन करेंगे तो हम ये देखते हैं कि उपागम का क्या आशय होता है। यहाँ पे कुछ विद्वान उपागम को दृष्टिकोण से भी संबोधित करते हैं। दृष्टिकोण या उपागम के अंतर्गत समस्याओं को या प्रश्नों के चुनाव में जो प्रयुक्त पद्धतियां हैं और अनुसंधान के लिए जो ली गई आधार सामग्री है, इस दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो उपागम का अर्थ है मानकों का एक समूह है जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए प्रश्न और आधार सामग्री लेने या छोड़ने का निर्णय किया जाता है। किसी भी घटना को समझने के लिए या उसका अध्ययन करने के लिए अनेक उपागम हो सकते हैं। किसी भी उपागम की ग्राह्यता सब तथ्यों को अपने परिप्रेक्ष्य में देखने पर होती है। जिस घटना के बारे में यह विचार करती है, उस घटना की व्याख्या भी उसी दृष्टिकोण से की जाती है। दृष्टिकोण यानी उपागम का अगला चरण है सिद्धांत। जब दृष्टिकोण का कार्य विचाराधीन विषय के बारे में समस्याओं और आधार सामग्री के चुनाव से आगे जाता है, तब दृष्टिकोण सिद्धांत का रूप ले लेता है। कुछ लोग या विद्वान सिद्धांत शब्द का प्रयोग उपागम के लिए करते हैं, जबकि अन्य विद्वान सिद्धांत को व्याख्या की चरम परिणति कहकर पुकारते हैं। इस प्रकार सिद्धांत का मुख्य कार्य व्याख्या करना है। हम देखते हैं कि इस प्रकार उपागम की परिभाषा करने का प्रयास करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कौन कौन से उपागम हैं। तो जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के दो उपागम, एक आदर्शवादी उपागम और दूसरा यथार्थवादी उपागम। अब हम देखेंगे आदर्शवादी उपागम यानी आइडियलिस्ट अप्रोच। आदर्शवादी उपागम का समूचा चिंतन समाज में विकास की प्रगति होने के व्यापक विचार पर आधारित है। इस विचार का जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ था और आमतौर पर यह माना जाता है कि अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों का मुख्य प्रेरणा स्रोत आदर्शवाद ही था। सन 1795 में कोंडरसेट ने अपने ग्रंथ में एक ऐसी विश्व व्यवस्था की कल्पना की जिसमें न युद्ध के लिए कोई स्थान था, न विषमता के लिए और न अत्याचार के लिए। उसने यह विश्वास प्रकट किया कि मनुष्य अपनी बुद्धि, शिक्षा, विज्ञान के उपयोग से इतना विकास कर लेगा कि भावी मनुष्य समाज में हिंसा, हत्या, अनैतिकता, शक्ति के लिए संघर्ष की भावना हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगी। आदर्शवाद भविष्य के ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध की तस्वीर पेश करता है जो शक्ति राजनीति, अनैतिकता, हिंसा से सर्वथा मुक्त हो। और उसकी यह मान्यता है कि वर्तमान समय के
अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का निवारण शिक्षा और सुधार के प्रयोग से हो सकता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवादी दृष्टिकोण का संबंध क्या होना चाहिए पर जोर देता है। आदर्शवादी चिंतक इन प्रश्नों पर विचार करते हैं कि विश्व में न्याय और शांति कैसे स्थापित की जा सकती है, युद्धों का उन्मूलन कैसे किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किस प्रकार विकसित हो सकता है, शक्तिशाली राज्यों द्वारा शक्तिहीन राज्यों का शोषण किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है इत्यादि। आदर्शवादी दृष्टिकोण संस्थावादी व विधिवादी अध्ययन की ओर प्रवृत्त है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिल समस्याओं के समाधान के लिए आदर्शवादी दृष्टिकोण 3 बातों पर जोर देता है। पहला, राष्ट्रों को अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए, परंपरागत शक्ति राजनीति से दूर रहने का यत्न करना चाहिए। द्वितीय, शक्ति राजनीति के प्रबल पोषक सर्वाधिकारवादी दल रहे हैं, ऐसे दलों के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। तीसरा, विश्व सरकार की स्थापना करने पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि शक्ति की राजनीति को हमेशा के लिए दफना दिया जाए। इस प्रकार आदर्शवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वयं में साध्य न मानकर केवल एक साधन मानते हैं जिसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय न्याय का विकास करना। जिस प्रकार राज्य का उद्देश्य है नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और कल्याण की वृद्धि करना है, उसी प्रकार वे मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इन्हीं मानवीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विदेश नीति का संचालन होना चाहिए। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत किए गए संबंधों के अध्ययन और अनुसंधानों में झुकाव आदर्शवादी, संस्थावादी, विधिवादी अध्ययनों की ओर रहा है। जिस प्रकार सर अल्फ्रेड जिमरन का राष्ट्रीय संघ पर किया गया अनुसंधान, फिलिप नोयर बेकर का विश्व निशस्त्रीकरण पर किया गया शोध, जेम्स शॉर्टवेल का युद्ध को अवैध घोषित करने संबंधी विचार इस युग के प्रमुख शोध कार्य माने जाते हैं। आगे हम देखते हैं आदर्शवादी दृष्टिकोण की आलोचना। इस सिद्धांत की आलोचना निम्न बिंदुओं के आधार पर की जाती है। आदर्शवादी व्यवस्था तभी संभव हो सकती है जब सभी राज्य पारस्परिक संबंधों में बल और सैनिक शक्ति के प्रयोग का परित्याग कर दें, इसके स्थान पर नैतिक सिद्धांतों का पालन करें। लेकिन यह होना प्रतीत नहीं होता। मार्गेंथाउ लिखते हैं कि इस विश्व में परस्पर विरोधी स्वार्थ और संघर्ष इतने अधिक प्रबल हैं कि इनके होते हुए नैतिक सिद्धांतों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। दूसरा, आदर्शवादी व्यवस्था लाने के लिए उग्र सैनिकवादी हिंसक शक्तियों का दमन और विरोध किया जाना चाहिए। तीसरा, इस सिद्धांत के अनुरूप राज्यों से उदात्त नैतिक सिद्धांतों की पालन की आशा रखना एक मृगमरीचिका है। राष्ट्रीय संघ की स्थापना के कुछ ही वर्षों बाद आदर्शवादी दृष्टिकोण की दुर्बलताएं स्पष्ट होने लगी थी।